बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो उर्दू की है। तो उर्दू का हम पेपर सॉल्व करेंगे। जो हमारा बोर्ड का पेपर हुआ उर्दू कोर्स बी का है ये पेपर। तो इसके जो इंस्ट्रक्शन वगैरह है देखिए यहाँ पर ऊपर जो है ये सेट 4 है और क्वेश्चन का जो कोड नंबर है पेपर का 5B है। और यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है। और यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए कि ये सवालनामा जो क्वेश्चन पेपर जो है 6 सफ़े हैं, सॉरी इसमें 8 सफ़े हैं। और इसके दाईं तरफ बच्चों को अपना जो कोड नंबर है वो अपने आपको जो है आंसर पेपर में भी लिखना पड़ेगा। और इसमें जो है सवालात की जो कुल टोटल सवालात हैं 19 है। और किसी भी सवाल का जवाब लिखने से पहले जो है सवाल का सीरियल नंबर कॉपी में लिखना है, यानी जो हम क्वेश्चन हल करते हैं सॉल्व करते हैं उसी को हम आंसर पेपर में भी उस वही नंबर लिखेंगे। और सवाल पढ़ने के लिए जो हमें 15 मिनट का वक्त दिया जाएगा, यानी आपको पेपर स्टार्ट जब होता है ना, जैसे देखिए यहाँ लिखा है सवालनामा 10:15 पर तकसीम किया जाएगा, यानी 15 मिनट पहले आपको पेपर दिया जाएगा। 15 मिनट में उसको पढ़ेंगे और 10:30 बजे तक तलबा जो है पेपर पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपको अपने जवाब वाली कॉपी पर कुछ नहीं लिखना, 10:30 बजे आपको लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कोर्स बी है, उर्दू कोर्स बी का पेपर है। कुल नंबर जो है 40, मैक्सिमम मार्क्स और वक्त जो 2 घंटे। तो इसके बाद देखिए ये पेपर हमारा टोटल जो है 8 पेपर है। तो पहला पेपर हमारा ये पेज नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन जो दिखे है हदायत, इसका मतलब होता है इंस्ट्रक्शन कि ये सवालनामा जो है 3 हिस्सों पर है। इसमें 19 सवाल हैं। हिस्सा अलीफ में इबारत फहमी पर मुबनी है और हिस्सा बे में जो इंशा पर्दाजी यानी जो आपका राइटिंग स्किल है उसके बारे में, और हिस्सा जीम में जो है दरसी किताब के असबाक से मुतालिक सवाल आते हैं। तो इसमें जो अमली कवायद यानी ग्रामर का काम है हिस्सा बी में। और 5वां जो हिदायत के मुताबिक ही सवालों के जवाब आपको लिखने, यानी जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए जो बोला गया वही करना है। तो सेक्शन ए 10 नंबर का है। तो हिस्सा अलिफ में आपको ये जो है सवाल नंबर 1 है दर्ज झैल गैर दरसी इक़्तिबासात में से किसी हक़ को गौर से पढ़े और उसके मुतालिक पूछे गए सवालों के जवाब लिखने। यानी गैर दरसी यानी हमारे सिलेबस का नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है ये। तो पहला जो देखिए ये डायनासोर की जो पैराग्राफ है मैं पढ़ रही हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। तो पैराग्राफ सुन लीजिए। डायनासोर की दरियाफ्त से पहले हाथी को दुनिया का सबसे बड़ा जानवर समझा जाता था, लेकिन अब दुनिया में डायनासोर नहीं पाया जाता, इसलिए अब चौपाया जानवरों में हाथी को सबसे बड़ा जानवर समझा जाता है। इसके 2 लंबे लंबे दांत बाहर की तरफ निकले रहते हैं। इन दांतों से वो खाने का काम नहीं लेता। ये अब देखिए पेज नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर ये सिर्फ देखने के होते हैं, इसीलिए कहावत मशहूर है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। हाथी जंगलों में गौल बना करते हैं, यानी झुंड में रहते हैं और हिफाजत के ख्याल से अपने बच्चों और बूढ़े हाथियों को झुंड के बीच में रखते हैं। जब इन्हें ख़तरा महसूस होता है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिंगाड़ते हैं और एक साथ दुश्मन पर हमला करते हैं। हाथी पालना आम आदमियों के बस की बात नहीं। इसकी खुराक और देखभाल का खर्चा दौलतमंद ही बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि हाथी बहुत सारी चीज़ और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं ना, तो गरीब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। तो अब हम इसके सवालात इसके जवाबात सॉल्व करेंगे। सबसे पहला सवाल है सबसे बड़ा जानवर किसे कहा गया। तो जाहिर सी बात है हाथी के ऊपर ये है ना पूरा पैराग्राफ। तो सबसे बड़ा जानवर हाथी को कहा जाता है। सवाल नंबर 2 है हाथी के दांतों के बारे में क्या बताया गया है। तो हाथी के दांतों के बारे में ये बताया गया है ना कि इसके 2 लंबे लंबे दांत बाहर की तरफ निकले रहते हैं, इनसे वो खाने का काम नहीं लेता। इस इक़्तिबास में किस कहावत का जिक्र है, यानी इस पैराग्राफ में कौन सा कहावत है। तो इस पैराग्राफ में देखिए ये कहावत है ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो ये वाला कहावत है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा जंगल में गौल बनाकर रहने की क्या वजह बयान की गई है, यानी झुंड बनाकर हाथी जंगल में क्यों रहते हैं। ये हाथी जंगलों में गौल बनाकर रहते हैं और हिफाजत के ख्याल से ये लोग अपनी हिफाजत के ख्याल से अपने बच्चों और बूढ़ों हाथियों की हिफाजत के ख्याल से उनको झुंड में रखते हैं ना। अब अगला क्वेश्चन है हाथी का पालना आम आदमियों के बस की बात क्यों नहीं है। तो ये देखिए आंसर है हाथी का पालना आम आदमियों के बस की बात नहीं है। इसकी खुराक और देखभाल का खर्चा दौलतमंद ही बर्दाश्त कर सकते हैं ना। अब नेक्स्ट है हमें
या ये करना है हमें, नसरी इक़्तिबास या शायरी, यानी दोनों में से कोई सा एक करना है, सबक वाला या नज़्म वाला। तो ये नज़्म पढ़ रही हूँ मैं, बेहिस्सा है, दोनों में से कोई सा एक करना है हमें। गया दिन हुई शाम आई है रात, खुदा ने अजब शे बनाई है रात। न हुआ रात तो दिन की क्या पहचान, दिन की पहचान क्या, उठाए मज़ा दिन का इंसान क्या। हुई रात खिलकत छुट्टी काम से, खामोशी से छाई सर शाम से। मुसाफिर ने दिन भर किया है सफ़र, सरे शाम मंजिल पे खोली कमर। अंधेरा उजाले पे गालिब हुआ, हर एक शख्स राहत का तालिब हुआ। तो हमारा पेज नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे हम। तो देखिए इसके सवालात हम पढ़ेंगे, 5 सवाल हैं, 5 चौके 5 नंबर है ना, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है। तो सवाल नंबर 1 है, अजब शे किसे कहा गया है। तो जवाब है अजब शे रात को कहा गया है। सवाल नंबर 2 है, रात से किसकी पहचान होती है। रात से जो है दिन की पहचान होती है। खामोशी कब से छाई हुई है, खामोशी जब शाम हो जाती है तो खामोशी छा जाती है ना। सवाल नंबर 4 है, मुसाफिर के क्या मानी है। मुसाफिर के मानी है सफ़र करने वाले, जो सफ़र में रहते हैं ना। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है, मुसाफिर के क्या मानी है। तो मुसाफिर के मानी है सफ़र करने वाले। अब पांचवा सवाल है, अंधेरे के गालिब होते ही क्या हुआ। गालिब होते ही यानी अंधेरा जब छा जाता है तो क्या होता है। तो जो मुसाफिर होते हैं या जो भी होते हैं राहत के तालिब होते हैं, यानी आराम करने की ख्वाहिश होती है उनको। अब अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 2, दर्ज झेल दरसी इक़्तिबासात। दरसी यानी जो हमारे सिलेबस का है, में से किसी एक को गौर से पढ़ना है, इसमें भी पूछे गए सवालात के जवाब लिखने, यानी नसर का यानी सबक का या नज़्म का कोई सा भी एक करना है हमें। इसके भी जो है 5 सवालों के 5 जवाब, 5 सवाल के 5 नंबर है, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है। तो ये पैराग्राफ मैं पढ़ रही हूँ। देखिए आजकल के आलिम कहते हैं कि हमारी दुनिया पहले आग का गोला थी, उस आग का नहीं जो हमारे घरों में जलती है। ये एक और ही आग थी जो बिन बिन जलाए जली और बिन बुझाए बुझ गई। शायद ये वो चीज़ थी जिसे हम बिजली कहते हैं, लेकिन कभी ना कभी दुनिया आग का गोला थी ज़रूर, क्योंकि हमें ऐसे ही लाखों करोड़ों आग के गोले आसमान में चक्कर खाते दिखाई देते हैं। और हमारी ज़मीन पर अब भी आतिशफ़िशा पहाड़ जब चाहते हैं दहकती आग उगल देते हैं, या ज़मीन के अंदर खौलते पानी के चश्मे फूट निकलते हैं। दूसरे आग के गोले जो दुनिया से बहुत बड़े और ज़्यादा पुराने हैं, अब तक आग ही आग है। तो देखिए हमने पैराग्राफ पढ़ लिया, अब इसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पहला सवाल है, ये इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है। तो सबक का नाम देखिए आदमी की कहानी। उसके बाद है सवाल नंबर 2, इस सबक के मुसन्निफ़ का क्या नाम है। मुसन्निफ़ यानी राइटर, लिखने वाले, उनका नाम है प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब। सवाल नंबर 3 है, आलिम क्या कहते हैं। तो जवाब देख लीजिए कि आजकल के आलिम कहते हैं कि हमारी दुनिया पहले आग का गोला थी। सवाल नंबर 4 है, दुनिया के कभी आग का गोला होने की क्या वजह बताई गई है। तो जवाब देख लीजिए कि कभी ना कभी जो दुनिया आग का गोला थी, क्योंकि हमें ऐसे ही लाखों और करोड़ों आग के गोले आसमान में चक्कर खाते दिखाई देते। कि क्या वजह बताई गई, क्योंकि अभी भी जो है आसमान में आग के गोले जो है चक्कर खाते हुए दिखाई देते हैं। सवाल नंबर 5 है, आतिशफ़िशा पहाड़ क्या करते हैं। तो जवाब देखिए, आतिशफ़िशा पहाड़ जब चाहते हैं दहकती आग उगल देते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा पेज नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट हमारा जो है बे वाला, तो उसमें से हमें कोई एक करना है, नस्र वाला या नज़म वाला। तो ये गज़ल है, गालिब की गज़ल का जो है ये अशार है। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो देखिए शायर का नाम भी लिख दिया गालिब, है ना। तो गालिब की गज़ल है ये। तो यहाँ पर लिखा है सवाल नंबर 1, देखिए इस गज़ल के शायर का नाम क्या है। तो मिर्ज़ा गालिब। अब अगला क्वेश्चन है, उम्मीद भर ना आना के क्या मायने है। उम्मीद भर ना आना के मायने है उम्मीद पूरी ना होना।
अब अगला क्वेश्चन है, शायर को रात भर नींद क्यों नहीं आती? मौत के आने के सबब, यानी मौत का खौफ है, उसकी वजह से उनको नींद नहीं आ रही है। सवाल नंबर 4, हंसी किस बात पर आती थी? हंसी जो है शायर को अपनी हालत पर आती थी। आखिरी शेर में शायर किससे बात कर रहा है? तो आखिरी शेर में शायर अपने आप से बात कह रहे हैं। शायर कह रहे हैं ना कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, यानी अपने आप को से कह रहे हैं कि तुमने कोई अच्छे काम तो किए नहीं, अल्लाह के सामने क्या मुंह लेके जाओगे, है ना। तो आखिरी शेर में शायर जो है अपने आप से बात कर रहा है। अब हमारा पेज नंबर जो है 5 हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। अब हिस्सा बे देखिए, ये 18 मार्क्स का है और ये कवायद का यानी ग्रामर के क्वेश्चन है इसमें। तो यहाँ लिखा है सवाल नंबर 3 से 6 तक 4 सवाल दिए गए, इनमें से सिर्फ 3 सवालों के जवाब लिखना है। हर सवाल का 2 नंबर है, यानी 3 सवाल करने हैं हमें, सवाल के 2-2 नंबर है। तो तीसरा सवाल है, दर्जे झेल में सिर्फ 2 अल्फाज के वाहिद लिखने हैं, यानी हमें एक वचन लिखना है, सिंगुलर लिखनी है। ये आदाद अदद, मालूमात मालूम, कुतुब किताब, अखबारात अखबार। तो कोई से 2 करने हैं। अब बेसाबिका लगाकर 2 लफ्ज़ बनाने। साबिका यानी शुरू में लगाना, साबिक का मतलब होता है शुरू में। तो बेकार, बेरोज़गार, बेअदब वगैरह में से कोई से भी आप साबिका लगा लेंगे। ये मैंने अपने ग्रामर में बना दिया, तो मेरी प्लेलिस्ट ग्रामर की जाकर उसमें साबिका, लायका, वाहिद, जमा सब करवा दी, आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, दर्जे झेल अल्फाज में से सिर्फ 2 के मुज़क्कर लिखिए। तो किसी 2 के मुज़क्कर यानी हमें मस्कुनाइन लिखने हैं। तो यहाँ पे फेमिनाइन दिया हुआ है, रानी राजा, माँ बाप, बेटी बेटा, बहन भाई। तो हमारा पेज नंबर 6 हो गया कंप्लीट। तो देखिए नेक्स्ट जो है हमारा पेज नंबर 7 पे है, क्वेश्चन नंबर 6, दर्जा झेल मुहावरों में से सिर्फ 2 को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यानी ये दिए हुए मुहावरे, हथियार डालना, मैदान छोड़ना, नीचा दिखाना, मुंह लटकाना, तो इसके जुमले बनाने यानी हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो देखिए मैं सेंटेंस बता देती हूँ ज़बानी, आप लोग देख लीजिए। पहला है हथियार डालना, हिंदुस्तानी फ़ौज के सामने दुश्मनों ने हथियार डाल दी। अब उसके बाद है मैदान छोड़ना, रानी लक्ष्मीबाई ने मैदान छोड़ना गवारा न किया और लड़ते लड़ते शहीद हो गई। अब नेक्स्ट है नीचा दिखाना। तो देखिए नीचा दिखाना का मतलब जलील करना है ना, तुम मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अब उसके बाद है मुंह लटकाना, तुम क्यों मुंह लटका कर बैठे हुए हो या मुंह लटकाए बैठे हो, ठीक है ना। तो कोई से भी 2 कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें से जो है आपको प्रिंसिपल के नाम 2 दिन की छुट्टी के लिए दरख्वास्त लिखनी है, या ये करना है, या 10वीं जमात पास करने की खुशी में दोस्त को ख़त लिख कर मुबारकबाद देना। यानी दोस्त को आप मुबारकबाद देंगे कि तुमने 10वीं पास कर लिए, बहुत बहुत मुबारक हो, है ना। तो ये वाली एप्लीकेशन दरख्वास्त जो है छुट्टी वाली मैंने लिख दी है, अब मेरे ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, दर्जे झेल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। मजमून लिखना है यानी ऐसे राइटिंग है आपको। तो ऐसे राइटिंग में मैंने यौम जमहूरिया बना दिया, पसंदीदा शख्सियत भी बना दी है, और ये वाले बना दूंगी, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे, है ना, ये वाले भी, क्योंकि इसमें हम बना नहीं सकते, बनाएंगे तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 9, नज़म पहाड़ और गिलेरी का मरकज़ी ख्याल यानी खुलासा लिखना है, या सबक जो है हमारा रज़िया सुल्तान उस सबक का खुलासा, दोनों में से कोई सा भी एक करना है आपको। ये हमारा पेज नंबर देखिए 7 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए अगला जो है क्वेश्चन, ये सवाल जो दिए हुए हैं उनमें से सिर्फ किसी 6 के जवाब लिखने हैं, हर एक का नंबर जो है 2 है। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो 10वां मतलब है कि इंटरनेट के काम करने का तरीका, तो चैप्टर जो इंटरनेट है ना उसी का क्वेश्चन है ये। तो इंटरनेट के काम करने का तरीका ये है कि हम इंटरनेट के ज़रिए दुनिया भर में किसी से भी रब्ता कायम कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, 3 चीज़ें ज़रूरत होती है, एक मॉडेम, दूसरा टेलीफोन या मोबाइल कनेक्शन, और तीसरा जो इंटरनेट सर्विस। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली जो कोई भी कंपनी होती है ना वो, और इन्हीं के ज़रिए हम कंप्यूटर के ज़रिए पैगामात दे सकते हैं, या अदद व शुमार इबारत के ज़रिए इशारों में बदल कर दुनिया के किसी भी हिस्से में हम अपना मैसेज भेज सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रेल किसने ईजाद की? तो ये नई रोशनी चैप्टर नंबर 15 का है। तो ब्रेल फ्रांस के लुई ब्रेल ने ईजाद की है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ ने अपनी बड़ाई किन अल्फाज में बयान की? तो ये जो है नज़्म का है।
तो कि अल्लामा इकबाल की नज़्म है ना पहाड़ और गिलहरी, जिससे पीछे भी कहा है उसमें खुलासा लिखने के लिए, तो उसी का ये क्वेश्चन है। तो पहाड़ ने कहा कि अपनी बड़ाई में क्या मेरे आगे तो क्या तुम्हारी हैसियत है, कोई भी हैसियत नहीं है। ये तो खुदा की शान है कि बेहकीकत चीज़ों को इतराने का मौका दे दिया है, वरना कहाँ मैं और कहाँ तू। अब अगला क्वेश्चन है, रज़िया सुल्तान कौन थी? तो ये चैप्टर है ना रज़िया सुल्तान, उसका ही है। तो चैप्टर नंबर 16 रज़िया सुल्तान का है कि रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली खातून मलका थी जो दिल्ली के तख्त पर बैठी। वो बादशाह तुतमश की बेटी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठ का घोड़ा किसको कहा गया है और क्यों कहा गया है? तो सबक काठ का घोड़ा से ही लिया गया है, ये सबक नंबर 18 है। तो काठ का घोड़ा बिंदु को कहा गया है ना, क्योंकि बिंदु ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कर सका और वो नाकारा रहा, इसलिए उसे काठ का घोड़ा कहा गया है। तो अगला क्वेश्चन है, कोक धरती की बांझ होती है, इस मिसरे का क्या मतलब है? तो ये नज़्म जो है, नज़्म नंबर 19 है ना, ए शरीफ इंसानों, तो उससे लिया गया है। तो कोक की धरती बांझ होती है, इसका मतलब है जंग की तबाहकारियों से, टैंकों के रौंदने से, गोला बारूद से जरखेज़ ज़मीन जो है बंजर हो जाती है ना, इसीलिए शायर ने कहा है कि धरती की कोक बांझ होती है। अब अगला क्वेश्चन है, अवंती की हाजिर जवाबी से मुतालिक कोई एक वाक़या लिखिए। तो देखिए सबक अवंती का ही है ना, उससे कहा है, सबक नंबर 20 है कि उसकी हाजिर जवाबी से मुतालिक एक किस्सा ही है ना कि एक शख्स उसके पास आया था, अवंती के पास, और उससे कहा कि मेरे मुंह में जो है, मैं सो रहा था तो मेरा मुंह खुला रह गया था, उसकी वजह से एक चूहा मेरे मुंह में चला गया, अब मैं क्या करूं? तो अवंती ने हाजिर जवाबी से जवाब दिया ना, उसने फ़ौरन कहा कि एक बिल्ली पकड़कर तुम उसे निकल जाओ। तो ये वाला वाक़या आप लिख देंगे। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 17 ड्रामा कारतूस किसने लिखा? तो इसके लिखने वाले जो है राइटर, उनका नाम है हबीब तनवीर। सवाल नंबर 18, नज़्म जो है कदम बढ़ाओ दोस्तों के ज़रिए क्या पैगाम दिया गया? तो कदम बढ़ाओ पूरी नज़्म आपने पढ़ी होगी। तो देखिए ये वाली नज़्म जो है बशर नवाज़ की लिखी हुई है ना, तो इसमें शायर ने क्या पैगाम दिया है? शायर ने हुब्बुल वतनी और वतन परस्ती का इस सबक में जो है दरस दिया है ना कि वतन की तरक्की के लिए हमें कितनी भी कोशिश करना पड़े, पुरानी रविश को हमें बदल के जो है एक नए आज़म और हौसले के साथ मिलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है और अमन की फ़िज़ा कायम करने की ज़रूरत है ना। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, रतन सिंह किस साल में पैदा हुए? तो देखिए रतन सिंह जो है 1927 यानी 1927 में पैदा हुए। यहीं पर जो हमारा पूरा चैप्टर मतलब पूरा पेपर हो गया कंप्लीट, पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। देखिए पेज नंबर 8, कुल टोटल पेज था ना 8, तो 8 पेज हमारे कंप्लीट हो गए। मैं अपनी वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो ताकि जो आपके फ्रेंड्स वगैरह उनकी भी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, हमारी हिम्मत बढ़ जाती है। तो प्लीज़ हमारी हिम्मत बढ़ा दिया करिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।